कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की डकोटा को देखते हैं। वो अपने घर में किसी से फोन पर बात कर रही होती है और तभी उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। खबर सुनते ही शहर के सभी लोग अपने स्टोर्स और शॉप्स बंद करने लगते हैं। सभी लोग अपना जरूरी सामान उठाकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन डकोटा जब बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इस दौरान उसका एक नेबर उसे कहता है कि जल्दी से ये घर खाली कर दो, लेकिन वो घर खाली करना नहीं चाहती थी क्योंकि इस घर में उसकी मॉम की यादें थी जिनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब सीन चेंज होता है और हम डी से मिलते हैं। वो एक लड़की है जो अपने दोनों भाइयों के साथ एक लेक साइड पर टाइम बिता रही है, जिसमें बड़े भाई का नाम रॉन और छोटे भाई का नाम विल था। ये तीनों एंजॉय कर रहे थे। तभी उनके स्टेप फादर विलियम वहाँ आते हैं। उसके बिहेवियर से हमें यहाँ पता चलता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट तो किया हुआ था, लेकिन वो इनसे प्यार नहीं करता था। वो हर वक्त गुस्से में रहता और बात बात पर डांटता। पर ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें मूवी में लीसा से मिलवाया जाता है। वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी जो इस टाइम अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। इस समय वो अपनी मॉम से बात कर रही थी और उसकी मॉम उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट भी थी, ऊपर से उसका हस्बैंड भी छोड़कर जा चुका था और तूफान की वजह से आगे वाला ब्रिज बंद होने लगता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है कि अब वो घर कैसे जाएगी। रास्ते में वो देखती है कि लोग अपना सामान उठाकर भाग रहे थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए सोचती है। अब हम एडवर्ड से मिलते हैं। वो एक मैरीन बायोलॉजिस्ट था जो समुंदर की मूवमेंट्स को ट्रैक करता था। उसने पहले ही फील कर लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और जब ऑफिस रिपोर्ट आती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, यानी शहरों में भी सैलाब आ सकता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो सबसे पहले डकोटा को कॉल करता है और कहता है कि तुम वहां से निकल जाओ। डकोटा उसकी बहन की बेटी थी और उसकी बहन की मौत हो गई थी। वो कहता है कि तूफान बहुत बुरा है और तूफान अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो पूरा शहर डूब जाएगा, लेकिन डकोटा नहीं मानती। उसकी जिद देखकर एडवर्ड कहता है कि ठीक है, तुम अपनी जिद पर ही रहो और अपनी माँ के घर पर ही रहो। अगर वहाँ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें निकालने जरूर आऊंगा। अब तूफान आना शुरू हो जाता है और समुद्र का सारा पानी शहर की तरफ आने लगता है। घर के अंदर तक पानी घुस जाता है और सब कुछ एक पल में ही बह जाता है। लीसा जो कि इस वक्त रोड पर थी, एक ट्रक वाला उसे रोकता है क्योंकि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया था। आगे जाना पॉसिबल नहीं था। ट्रक वाला उसे बोल रहा था कि वापस चलो, लेकिन तब तक पानी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। लीसा फैसला करती है कि वो पेड़ के ऊपर से ही निकल जाएगी और वो स्पीड में लेकर गाड़ी सीधा पेड़ में जाकर फंसा देती है। ट्रक ड्राइवर जो यहाँ पर पानी से निकलना चाहता था वो भी निकल नहीं पाता और दोनों ही पानी के बहाव में आ जाती है। लीसा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वहां फंस जाती है। वो ट्रक जिसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था असल में उसके अंदर मीट था। उसके अंदर से सारा मीट निकलकर यहाँ पानी में बहने लग जाता है और चारों तरफ खून फैल जाता है, जिसकी खुशबू से शार्क यहाँ पर आने लगती हैं। उधर विलियम जो अपने घर में था अपनी वाइफ के साथ दोनों बेसमेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। दोनों ही बिल्कुल रिलैक्स थे। उन्हें लगता था कि उनका घर वाटर प्रूफ है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवर्ड के ऑफिस के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। वो एडवर्ड का इंटरव्यू लेकर उससे हाल जानना चाहते थे, लेकिन एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बताए गए कि बिल्कुल उलट रिपोर्टर्स टीवी पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर न्यूज देते हैं कि तूफान बहुत बुरा आने वाला है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ जाएगा और इस तूफान के अंदर शार्क्स भी होंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो जो झूठी खबर चला रहे हैं वो सच में भी बदल जाएगी। पानी अब हर जगह
था। डकोटा के घर की खिड़कियां भी टूट गई थी और पानी अंदर आने लगा था। विलियम के घर के अंदर भी कुछ ही देर में पानी आ जाता है। ये सब देखते हुए रॉन समझ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है, इसलिए वो विलियम को बताता है कि गाड़ी में लाइफ जैकेट्स रखे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो काम आ जाएंगे। अब दो आदमी नाव लिए निकले थे किसी को बचाने के लिए। उन्हें लीसा की चीख सुनाई देती है तो एक आदमी भागकर लीसा के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा। लीसा उन्हें बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो। वो आदमी अपने दोस्त को कहता है कि जाओ कटिंग मशीन लेकर आओ। जैसे उसका दोस्त वहां से जाता है तो अचानक पानी में अजीब हलचल महसूस होती है और अचानक ही उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है। उस आदमी को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। कुछ देर बाद जब वो ऊपर की तरफ आता है तो उसका हाथ कटा हुआ था। वो अपने दोस्त की तरफ भागता है लेकिन उसी दौरान पीछे से शार्क उसे दोबारा से खींच कर ले जाती है। डकोटा ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रही होती है। वो सबको चिल्लाते हुए बताती है कि वहाँ एक शार्क है। लीसा भी ये सुनकर डर जाती है और फिर ट्रक ड्राइवर को होश आता है। वो गेट तोड़ता है और बाहर निकलता है, लेकिन सीधा शार्क के मुंह के अंदर। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था। अब यहाँ एडवर्ड को रिपोर्ट मिलती है कि बांध टूट गया है और शहर में पानी चारों तरफ फैल गया है, यानी कि डकोटा भी अब खतरे में थी। उसके पास उसे बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो रिपोर्टर्स के साथ डील करता है। रिपोर्टर्स काफी पहले से उससे रिपोर्ट लेना चाहते थे। वो कहता है कि तुम मुझे डकोटा के घर के पास छोड़ो और मैं तुम्हें वहां पर रिपोर्ट दे दूंगा। और इसी डील के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ पर अब विलियम और उसकी वाइफ सोचते हैं कि लाइफ जैकेट्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं एक बेबी शार्क विलियम पर अटैक कर देती है और फिर उसकी बेबी शार्क की मां आकर विलियम की वाइफ पर अटैक कर देती है और दोनों ही मारे जाते हैं और बच्चे फिर से अकेले हो जाते हैं। घर के अंदर इस समय रॉन, डी और विल थे। हर तरफ पानी था और पानी में शार्क्स घूम रही थी। दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। रॉन का प्लान था कि अगर पानी में मीट फेंक दिया जाए तो शार्क का ध्यान बढ़ सकता है और इस दौरान ये लोग गाड़ी तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद यहाँ से निकलना उनके लिए आसान होगा। लेकिन अब इनके घर में तो मीट नहीं था। डी बताती है कि विलियम और उसकी वाइफ ने सारा मीट बेसमेंट वाले फ्रिज में रखा हुआ था। ये लोग बेसमेंट में जा तो सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि घर में पहले से एक शार्क घूम रही थी, जिससे अगर इनका पता चलता तो वह जरूर इनके ऊपर अटैक कर देती। इधर डकोटा के घर में भी सिचुएशन काफी टाइट हो गई थी। एक बड़ा पेड़ टूटकर उसके घर पर गिर गया था और इस समय उसका घर टूट चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर लीसा भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुला रही थी और डकोटा जिसके घर के बिल्कुल सामने वो गाड़ी थी वो उसकी आवाजें सुन रही थी, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। तब लीसा उसे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये सुनकर डकोटा पिघल जाती है। उसकी भी तो मॉम नहीं थी। अगर वो लीसा की मदद ना करती तो उस बच्चे के पास भी उसकी मां ना रहती। इसलिए अब वो अपने घर से एक नाइफ लेती है और लीसा की मदद करने के लिए निकल जाती है। लीसा की गाड़ी के ऊपर चढ़कर वो उन लकड़ियों को काट देती है। फाइनली वो लीसा को बचाने में कामयाब हो जाती है और उन्हें घर पर ले आती है। यहाँ आकर लीसा उसे कहती है कि हमें इस तरह बैठे रहना नहीं होगा, हमें कोई हेल्प सिग्नल बनाना होगा। डकोटा घर के पर्दे लिए छत पर जाती है और वहाँ पर उन पर्दों से बड़ा सा हेल्प लिख देती है, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर उन्हें देखे तो उन्हें बचाने जरूर आ सके। इस समय हम देखते हैं कि लीसा का दर्द बढ़ रहा था। जब डकोटा चेक करती है तो पता चलता है कि उसका बेबी किसी भी वक्त आने वाला था। इन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना था। दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जो रिपोर्टर्स के साथ शहर के बॉर्डर पर पहुंच गया था। गाड़ी से आगे जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बोट ले ली और उससे आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ हमें रॉन का घर दिखाया जाता है। उसने जो प्लान बनाया था कि वो बेसमेंट में जाएगा मीट लेने के लिए, वो भी अपने प्लान पर पूरा उतरने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक विलियम वहां आ जाता है और हम देखते हैं कि वो जिंदा था। शार्क ने उसे मारा नहीं था बल्कि छोड़ दिया था। वो जख्मी था और इस समय रॉन से कहता है कि जाओ मेरे लिए हेल्प लेकर आओ। रॉन समझाता है कि बाहर पानी है, शार्क्स है, इस
इस दौरान वो यहीं से कुछ चीजें ढूंढने लगता है जिससे विलियम की हेल्प की जा सके, और यहाँ उसके हाथ एक लेटर लग जाता है जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट इन बच्चों के नाम पर हर महीने $500 इन्हें दिया करती थी ताकि ये लोग बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाए, लेकिन ये तो बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे रहे थे। पैसों के लालच में विलियम ने इन तीनों बच्चों को रखा हुआ था। अब ये सच रॉन किसी और को ना बता देता। इसी डर में विलियम रॉन को मारने लगता है, लेकिन रॉन भी अब हिम्मत वाला हो गया था। वो विलियम का हाथ पकड़ लेता है और डी आकर विलियम को बहुत जोर से टांग मारती है, जिसकी वजह से वो सीधा पानी में जा गिरता है और दोबारा से शार्क का शिकार बन जाता है। जैसे शार्क का ध्यान भटका, रॉन बेसमेंट से मीट लेकर आता है और साथ में एक बॉक्स भी जिसके अंदर डायनामाइट था। ये मीट को डायनामाइट से बांध देते हैं और पानी में फेंक देते हैं। मीट की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट होती हुई वहां आती है और मीट खा लेती है, और तभी डायनामाइट एक्टिव हो जाता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वो शार्क वहीं मारी जाती है। अब फाइनली शार्क के मरने के बाद ये लोग आजादी से अपने घर से बाहर भी निकल सकते थे और गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा भी सकते थे। इधर दूसरी तरफ लीसा डकोटा को बताती है कि बाहर एक नाव है, वही नाव जो पहले वाला आदमी लेकर आया था उसे बचाने के लिए। अगर ये लोग उस नाव तक पहुंच गए तो यहाँ से निकलना उनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन लीसा के अंदर तो यहाँ से बाहर तक जाने की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। डकोटा फैसला करती है कि वो खुद जाएगी और नाव को घर के गेट तक लेकर आएगी। वो अब एक टॉर्च लेती है और फ्रिज में पड़ा हुआ सारा मीट, वो जानती थी कि बाहर शार्क्स हैं और इस मीट के जरिए वो शार्क्स का ध्यान भटका पाएगी। उसका प्लान काम भी कर रहा था। वो जैसे बाहर आती है और कोई शार्क उसके सामने आती तो वो उसके सामने दूसरी तरफ मीट का टुकड़ा फेंक देती, जिससे वो शार्क अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती। ऐसे करते हुए वो अब उस नाव तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसका मीट खत्म हो गया था और उसके सामने वही शार्क आ गई थी। डकोटा बिल्कुल रिलैक्स रहती है और उसे ऐसे ही रिलैक्स देखकर वो शार्क यहाँ से चली जाती है। वो जल्दी से घर वापस आना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में बहुत तेजी से पानी भर रहा होगा। लीसा भी अब बेड के सहारे पानी में तैर रही थी। एक लकड़ी के सहारे लीसा पानी से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आती है, लेकिन तभी दर्द अचानक इतना बढ़ जाता है कि वो वहीं पानी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके ब्लड से शार्क इसी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लीसा अब अपने इस नए और छोटे बच्चे को एक लकड़ी पर रखती है और फिर खुद एक नुकीली लकड़ी हाथ में लेकर शार्क का वेट करने लगती है। शार्क जैसे उसके पास आती है, लीसा उसकी आंख में स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से वो डर कर वहां से भाग जाती है। लेकिन डकोटा दूर से देखती है कि दूसरी तरफ से एक और शार्क लीसा की तरफ बढ़ रही थी। वो फिशिंग रॉड से निशाना लगाती है और शूट करके उस शार्क को मार देती है और फिर वो जल्दी से उसी छोटी सी बोट को लेकर लीसा के पास पहुंच जाती है। लीसा अब इस नाव के अंदर बैठने ही वाली थी, लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क आती है और इस बोट को ही पलट देती है। लेकिन इससे पहले कि ये सभी लोग मारे जाते, ठीक उसी वक्त एडवर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक डिवाइस थी जिसे चलाकर वो शार्क्स को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो इसी डिवाइस को पानी में रख देता है और आसपास की सारी शार्क्स दूर चली जाती हैं। यहाँ एक शार्क जो कंफ्यूज होकर लीसा और डकोटा की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी दूसरी शार्क आकर उसे रोक लेती है और उसे वो दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। यहाँ एडवर्ड जल्दी से लीसा और डकोटा दोनों को ही अपनी छोटी सी बोट में बैठाता है और उन्हें लेकर अपने साथ आगे बढ़ जाता है, और साथ ही अब लीसा का बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। इस मुसीबत से निकलते ही लीसा अपनी मॉम को कॉल करती है और अपने बेबी को दिखाती है। इस समय उन सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा शहर इस समय पानी में डूबा हुआ था और बस कुछ ही लोग बचे हुए थे, जिनमें डकोटा और लीसा के साथ रॉन, डी और विल थे। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लड़ना नहीं छोड़ा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।